जॉब ढूँढने का आज 15वां दिन था और मैं मैंने सबसे पहले तो एसडीएफसी में एक मीटिंग के लिए गया हुआ था और वहाँ पर मुझे वेट करने के लिए कहा गया और मैं लगभग 1 घंटे तक मैंने वेट किया होगा। मैं साढ़े 10 बजे के आस-पास, साढ़े 10 11 बजे के आस-पास निकला था और मैंने 1 घंटे, डेढ़ घंटे वेट किया वहाँ पर। फिर उसके बाद मैनेजर से मुलाकात हुई। उन मैनेजर को मैं पहले से जानता था क्योंकि वो मेरे मेरी मुलाकात उनसे एक एफडी को लेकर हुई थी और उसके बाद जब मैं वहाँ पर गया और मैंने अपना रिज़्यूम उनको दिया तो उन्होंने पूछा कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होकर यहाँ पर क्यों आना चाहते हैं जॉब में? और मेरा जो है जॉब एक्सपीरियंस था वो एक उन्होंने कहा था कि पीएफ डिडक्शन होना चाहिए, है ना? अगर आप तभी एक्सपीरियंस काउंट होगा अदरवाइज़ दे विल नॉट काउंट एक्सपीरियंस। तो उन्होंने ऐसा कहा तो फिर भी उन्होंने मेरा रिज़्यूम ले लिया और बोला था कि मैं नेक्स्ट वीक तुम्हें बताता हूँ, जो भी क जैसे भी कंडीशन होगी, जैसा भी होगा। उन्होंने बहुत पोलाइटली बहुत अच्छे से बात किया, बहुत अच्छे से। नेक्स्ट में जाता हूँ और मैं जाता हूँ कौन-सी ब्रांच में गया था, मैं आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच में गया था। फिर वहाँ मैंने अपना रिज़्यूमे दिया, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि कोई भी वैकेंसी अभी खाली नहीं है, लेकिन तुम मेरा नंबर ले जाओ और मुझे कॉल करना शाम को 7 बजे के बाद। तो अभी तो मैं घर पे हूँ, लेकिन अभी किया नहीं है उन्हें कॉल। और फिर मैं थर्ड गया था इंडसइंड बैंक में, तो उन्होंने भी सेम सेम रीज़न दिया और उन्होंने कहा कि आपका पीएफ डिडक्शन नहीं होता था, तो यहाँ पर आपको रिक्रूट नहीं कर पाएँगे क्योंकि कंपनी की पॉलिसी ही नहीं है। हम तो सारी चीज़ें कर देंगे, लेकिन वो लोग उसे फिर रोक देंगे। तो उन्होंने इस तरह की चीज़ें की, तो मुझे तीनों की तीनों बैंक से ऑलमोस्ट रिजेक्शन ही मिला। उसके बाद मैं जाता हूँ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में और वहाँ जाने के बाद मैं बैठता हूँ, 1 घंटे मैंने वहाँ वेट किया, मैनेजर मेरा रिज़्यूम स्टडी कर रहे थे। उसके बाद फिर वो बाहर आने लगे और बाहर जाने लगे लंच के लिए, तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपने मेरा रिज़्यूम कंसिडर किया? फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हो, कहाँ से हो, ये वो सारी चीज़ें। फिर वहाँ हम बैठ के एक डेस्क पर और उन्होंने अपने बैंक के बारे में पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों बातें बताई। एक तो पहली पॉज़िटिव बात ये थी कि इस बैंक में ग्रोथ हो सकती है, आप 3 साल में ब्रांच मैनेजर बन सकते हो। लेकिन नेगेटिव बात ये थी कि अगर आपने परफ़ॉर्म नहीं किया तो आपको कभी भी टर्मिनेट किया कर दिया जाएगा और आपको कोई एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट भी नहीं मिलेगा। और इसके अलावा आपको टारगेट्स पूरे करने होंगे। यहाँ सबके पास टारगेट्स हैं, मतलब जो कैशियर है उसके पास भी टारगेट्स हैं, जो ब्रांच मैनेजर है उसके पास भी टारगेट है, तो आपको भी टारगेट पूरे करने होंगे। अदरवाइज़ आपको बिना एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट दिए आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा और आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी और आपको 1 साल का बॉन्ड भी साइन करवाया जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने बोला कि ठीक है सर, मैं आपको सोच कर बताता हूँ, 2 पोस्ट खाली थी, तो कैशियर की और सेल्स मैनेजर की, सॉरी सेल्स ऑफ़िसर की, हाँ। तो उसके बाद फिर मैं जाता हूँ। अब इतना सब कुछ देखने के बाद मैं एकदम डिमोटिवेट हो गया था कि यार अब क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? तो फिर मैं उसके बाद जाता हूँ एक कंप्यूटर स्किल सेंटर में। मैं डायरेक्टली वहाँ से निकल कर कंप्यूटर स्किल मतलब ऐसे फ़ॉलो करते हुए मैं जाता हूँ एक कंप्यूटर स्किल सेंटर में और वहाँ पर एक सर से मिलकर आता हूँ। उनसे मैंने टाइम लिया और उनसे पूछा कि कोई अपॉर्च्युनिटी है क्या? तो उन्होंने मेरा रिज़्यूम लेकर मुझसे बातचीत की, सारी बातें हुई। फिर हमने थोड़ी-सी चर्चा की थी डीप थॉट पर जाकर कि सर देखिए इतने सारी चीज़ें करने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा, मतलब कोई जॉब नहीं लग पा रही है, वो सारी चीज़ें। तो थोड़ा-सा हमारा लॉन्ग डिस्कशन हुआ था स्पिरिचुअलिटी और अपने भगवान-वगवान की पूजा करने के लिए मैं बोल रहा था कि मेरा कर्म ही मेरा भगवान है, जबकि वो कह रहे थे कि आपको पूजा, भजन ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह की चीज़ें हुई, फिर उन्होंने मेरे एक रिज़्यूम को काफ़ी लोगों को तक सेंड किया और फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बताऊँगा अगर कुछ होगा तो। उसके बाद फिर मैं जाता हूँ एक एक एनबीएफसी में, फिर मैं वहाँ से एक एचआर का नंबर मुझे मिलता है और इंटरव्यू होने वाले हैं अभी सैटरडे को, तो मैं वहाँ जाने वाला हूँ। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो अब जॉब हंट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेडिकल इमरजेंसी भी है, तो हमें अपने बिल्स के लिए तो करना ही होगा, कोई ना कोई जॉब ढूँढनी ही पड़ेगी। तो अब देखते हैं क्या होता है।
उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था वहाँ से आने के बाद और आते-आते ही फिर मैं आते-आते ही फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना गवर्नमेंट जो ऑफ़िसेज़ है वहाँ पर आउटसोर्स या कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वहाँ पर तो वहाँ पर तो वैकेंसीज़ हो सकती हैं, है ना? तो मैं फिर वहाँ चला गया तो सबसे पहला मेरा जो टारगेट था वो था पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो मैं वहाँ पर गया, मैंने उनसे पूछा कि सर कोई आउटसोर्सिंग में कोई वैकेंसी है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता बल्कि यहाँ पे जितने लोग हैं ना, मतलब यहाँ पर रिटायर होते जा रहे हैं लोग लेकिन किसी का रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा। ऐसे करके तो फिर मैं वहाँ से भी आ गया, फिर मैं नेक्स्ट चाहता हूँ एक एक ऑफ़िस में जो एमपीपीईबी का ऑफ़िस था, एमपीईबी मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ऑफ़िस था। फिर मैं वहाँ चला जाता हूँ, फिर वहाँ पूछता हूँ तो वहाँ से भी नेगेटिव रिप्लाई। फिर मैं और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता हूँ, फिर मैं आगे जाता हूँ और फिर मैं एक ऑफ़िस में पहुँचता हूँ, जल बोर्ड के ऑफ़िस में पहुँचता हूँ। वहाँ पर मैंने पता किया तो वहाँ से भी नेगेटिव रिस्पॉन्स। फिर आखिर में मैं 2-3 बजे आज मैंने खाना नहीं खाया था और फिर मैं वहाँ से एक ऑफ़िस पहुँचता हूँ। ये वो ऑफ़िस था जब ये वो ऑफ़िस था जो हमारे शहर के विधायक का ऑफ़िस था और फिर मैं वहाँ जाता हूँ और वो विधायक हमारे मतलब एमपी कैबिनेट में मंत्री भी हैं। वो मंत्री भी हैं, तो फिर मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। फिर मैं वहाँ पर जाता हूँ और वहाँ पर मतलब वहाँ रहता हूँ। तो वहाँ पर उनका पीए होता है, जो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं ना, उनसे मेरी मुलाकात होती है और मैं उनसे बोलता हूँ कि सर एक्चुअली मेरी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब है और मेडिकल इमरजेंसी भी है और मैंने अभी तक जितने भी पैसे कमाए थे, मुझे एक्चुअली 6 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैंने अभी तक जितने पैसे भी कमाए थे, वो सारे उन सिचुएशन में खर्च हो गए। तो आप क्या मुझे अर्जेंटली जॉब दिलवा सकते हो क्योंकि अभी हमारे सर्वाइवल की प्रॉब्लम है ना? फिर मैंने उन्हें अपना फैमिली बैकग्राउंड बताया और मैंने उन्हें फैमिली बैकग्राउंड बताया अपना और फिर वो उन्होंने कहा कि बेटा मैं कुछ ट्राई करता हूँ, है ना? फिर मैं तो 1-2 घंटे वहाँ बैठा रहा, कुछ भी नहीं हुआ, वो अपने काम पे लगे रहे और भी लोग आते जा रहे थे, फिर मैं ऐसा हुआ था। फिर वहाँ पर फिर मैंने उनसे बात की, फिर वहाँ पर और भी लोग आए, तो फिर मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा, जैसे कि उनको एक कुछ एफएसएसआई के लाइसेंस बनवाने थे। तो फिर मैं वो चीज़ें करने लगा, उनकी हेल्प करने लगा, तो फिर मैंने उनके सिस्टम में ही उनके लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, तो इस टाइप की चीज़ें हुई। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उनसे बोला कि सर प्लीज़ कहीं ट्राई कीजिए ना, कहीं हो पाए तो क्योंकि मुझे अर्जेंटली जॉब की ज़रूरत है, मुझे बिल्स पे करने हैं। तो उसके बाद मैं वहाँ से चला जाता हूँ। सॉरी चला नहीं जाता मतलब फिर वो मुझे एक जगह भेजते हैं, पूछते हैं कि तुम जाओ यहाँ से पता करके आओ, यहाँ पे कोई वैकेंसी है क्या? मैंने उनसे बात कर ली है। फिर मैं वो सर के पास जाता हूँ, फिर वहाँ उनसे पूछता हूँ कि कोई वैकेंसी है क्या? तो वहाँ पर भी वैकेंसी नहीं थी। लेकिन फिर भी वहाँ से मुझे एक होप मिलती है कि अगर आप वहाँ पे कुछ होता है तो वो मुझे बताएँगे और एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ था। तो ऐसा हुआ। फिर मैंने सर को आके बताया वही विधायक के ऑफ़िस में, पीए सर को बताया कि सर नहीं हो पाया वहाँ पर कुछ भी। तो फिर उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि ठीक है बेटा, बैठो अभी और ट्राई करते हैं। तो फिर मैं वहाँ बैठा रहा, कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम ऐसे ही बैठे रहे, मैं कई घंटों तक बैठा रहा, कुछ भी नहीं बोला। मैं अपना रिज़्यूम लेकर उनको ही दे चुका था। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा अभी तो नहीं हो पा रहा है कुछ भी, तुम ना अपना आधार कार्ड और अपना अकाउंट नंबर मुझे अकाउंट की जो पासबुक है ना उसकी फ़ोटो दे देना, ठीक है? तो मेरे से अगर कुछ हो पाएगा ना बेटा तो मैं कर दूँगा, ठीक है? तो फिर मैं मेरे पास तो उस टाइम पे था नहीं तो मैंने बोला सर ठीक है मैं आपको बाद में मैसेज व्हाट्सएप कर दूँगा, फिर आप देख लीजिएगा। उसके बाद वो मैं जब खड़ा हो गया जाने के लिए मैंने बोला कि सर ठीक है मैं अब जाता हूँ, मुझे काम है। तो ब बोलते हैं बेटा बैठ जा कोई बात नहीं बैठ जा। तो वो मुझे बैठाते रहे तो मैं 2 बजे था वहाँ पे ऑफ़िस में और ये होते-होते शाम को 8 बज गए और ये शाम को 8 बज गए, ठीक है? उसके बाद फिर जैसे ही 8 बज गए। इस टाइम पर हमारी बहुत सारी बात हुई, पॉलिटिक्स को लेकर बात हुई, एजुकेशन को लेकर बात हुई, घर की परिस्थितियों को लेकर बात हुई। वो सर ना बहुत ही मतलब मुझे रोक रहे थे वहाँ पर बैठने के लिए, तो मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगा कि यार पता नहीं ये क्यों रोक रहे हैं मुझे। मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं कुछ गलत इरादा तो नहीं है इनका क्योंकि वो सारे लोग वहाँ से जा रहे थे और
मैं बस वहाँ बैठा हुआ था, है ना? और वो मुझे कुछ नहीं कर रहे, मेरी कुछ भी नहीं बातें नहीं कर रहे, वो दूसरों की बातें कर रहे हैं, वो बस मुझे बोल रहे हैं बैठ बेटा बैठ, ऐसे करके। उसके बाद फिर मैं उसके बाद फिर मैं वहाँ से मतलब ऐसी बात होती है हमारी, और भी लोग थे ना, वो कुछ और लोग आए हुए थे तो उनकी बातें चल रही थी। तो वहाँ पे बैठा हुआ था, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे वो सर। उसके बाद हमारी यहाँ-वहाँ की और भी बातें हुई। फिर मैंने बोला कि सर आप मुझे कहीं न कहीं ना जॉब दिलवा ही दीजिए, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने उनसे ऐसा कहा। उसके बाद फिर वो वो कहता है कि हाँ, फिर हम ऐसे बाहर निकल कर आए थोड़ा, फिर से हम पॉलिटिक्स की बातें करने लगे, और फिर मैं बोलता हूँ कि सर मैं अब अपना चाहता हूँ। एक्चुअली फिर आपको कुछ होगा तो मुझे बताइएगा। मेरा रिज़्यूम मैं वहीं छोड़ देता हूँ और उनका नंबर सेव कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं जैसे ही वहाँ से जाने वाला होता हूँ ना, जैसे ही थोड़ा-सा मतलब मैं रूम से हम दोनों बाहर खड़े होते हैं, ठीक है? और मैं गेट की तरफ जाने लगता हूँ। तो वो मुझे पीछे से बोलते हैं, "ओ बेटा, ओ बेटा, ओ बेटा।" मैं बोला, "हाँ सर।" तो उन्होंने एक लिफ़ाफ़ा मेरे जेब में डालने की कोशिश की, ठीक है? व्हाइट कलर का लिफ़ाफ़ा था, मुझे पता नहीं था कि उसमें क्या है। व्हाइट कलर का लिफ़ाफ़ा जेब में डालने की कोशिश की, ठीक है? और वहाँ पर एक और इंसान वहाँ पर आके खड़ा हुआ था, तो मैं बस वो मोमेंट था, मैं देख नहीं पाया कि मतलब क्या था ये, क्या मतलब मैं फ़ील नहीं कर पाया। फिर मैंने उनको कहा कि सर नहीं, नहीं सर मैं ये नहीं ले सकता, मैं नहीं ले सकता सर, प्लीज़ सर, मैं ये नहीं ले सकता। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उसमें मेरे लिए कुछ है, और उसमें पैसे थे। मतलब मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था। तो मैंने बोला कि सर नहीं सर, नहीं सर, मैं नहीं ले पाऊँगा सर, आप मुझे कोई काम दिलवा दीजिए, लेकिन मैं पैसे नहीं ले पाऊँगा। मैंने उनसे ये कहा। तो बोलते हैं कि बेटा नहीं बेटा, नहीं बेटा, ये मेरी तरफ से है, कोई कोई बात नहीं बेटा, मैं भी कभी ऐसे रहा हूँ बेटा, तू परेशान मत हो, तू कुछ भी परेशान मत हो बेटा, अभी रख ले, तेरे एग्ज़ाम में फॉर्म भरने के लिए काम आएँगे, कुछ भी काम आएँगे बेटा, तू अभी रख ले बेटा, मत कर ऐसे बेटा, ऐसे करके वो बोलने लगे। तो मेरे आँखों से आँसू निकलने लगे, इतना ज़्यादा मैं इमोशनल हो गया कि मैं फूट-फूट के रोने लगा वहाँ पर। मैं बोला सर आप चलो अंदर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अब बस मैं रोने लगा वहाँ पर। तो मैं बस वहाँ रोने लगा, मैं उनको अंदर लेके गया, और उन्होंने मुझे बहुत टाइट हग किया और फिर मुझे बोलने लगे कि बेटा तू मत मत परेशान हो बेटा, तेरा अंकल हूँ ना मैं, अंकल समझ ले बेटा, अंकल समझ ले, मत परेशान हो तू। तू अगर कोई तेरे को दिक्कत होगी ना, तू अभी तू यहाँ पर आ जा, मैं तेरे को 10,000 रुपए मैं काम दूँगा। तू यहीं पर आ जा अगर तेरे को कहीं जॉब नहीं मिल पा रही, लेकिन निराश हताश मत हो बेटा, मेरे को अंकल समझ अपना, ये वो, तू यहाँ पर आके काम करना, ऐसे करके वो बोलने लगे। और इस पैसे को रख ले बेटा, रख ले, रख ले, मैं तेरा अंकल हूँ, अंकल मान ले मुझे, और बेटा मैं भी संघर्ष किया हूँ बेटा। मेरे आँसू नहीं रुक रहे थे, मैं बहुत तेज़ रो रहा मुझे कभी किसी ने ऐसे ट्रीट नहीं किया था लाइफ़ में, क्योंकि हम लड़कों को ना यार हमारे घर वाले भी प्यार नहीं करते। हम लड़कों को हमारे घर वाले भी प्यार नहीं करते, कोई हमें हग भी नहीं करता, कोई हमें पूछता भी नहीं है कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया। तो ये मेरे साथ तो ज़िंदगी में पहली बार हुआ था। तो जैसे ही ये हुआ, और मैं फूट-फूट कर रोने लगा, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। मैं उनको बहुत टाइट मैंने हग किया, और वो भी मुझे बहुत टाइट हग किया, वो समझाने लगे, मैं अब ठीक है मैंने बोला कि ठीक है सर, मैं रख लेता हूँ, और लेकिन सर मैं काम करूँगा फिर, मतलब मैं फ्री में इसको नहीं लूँगा, और मैं आँसू पोंछने लगा। फिर मैं वहाँ से मतलब मैं उनसे बोलने लगा कि सर आपने ऐसा क्यों किया सर? मैं आपने तो आप तो भगवान की तरह बनकर आए हो। मैंने उन्हें ऐसा बोल दिया, और फिर उसके बाद फिर बोला कि सर आप दया मत दिखाइए सर, मतलब ऐसे मैंने उनको बोला। फिर बोले नहीं बेटा, मैं भी ऐसी परिस्थितियों में रह चुका, मैं भी ऐसी जगह से निकल कर आया हूँ, अभी ऐसी अच्छी स्थिति है लेकिन मैं भी इसी तरह से निकल कर आया हूँ, उन्होंने कहा। तो फिर मैंने अपने आँसू पोंछे और उनको बहुत-बहुत ज़्यादा थैंक यू बोला, और उसके बाद फिर मैं वहाँ से उनको बोल के ठीक है सर, मैं अभी जाता हूँ, फिर मैं कल आऊँगा, ऐसे करके मैंने उनको बोल दिया, और फिर मैं वहाँ से आ गया बाहर, और फिर मैं जाके बस अभी उसी मोमेंट में मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि क्या था ये, क्या हुआ? क्योंकि यार हमारी लाइफ़ में ना हमें साथ देने वाले लोग तो होते ही नहीं हैं, ठीक है?
मतलब हमें सब कुछ अकेले ही करना है, कुछ भी नहीं भाई। पता है, मैं 15 दिनों से जॉब ढूँढ रहा हूँ, मुझे एक जॉब ढंग की नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। जबकि मेरा ग्रेजुएशन बहुत अच्छे कॉलेज से हुआ है। तो मैं तो भाई, मैं क्या बोलूँ, मैं तो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज़ को। तो इस तरह का मैंने आज फ़ील किया और बस आपके साथ शेयर करना चाहता था तो शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपको कुछ इसके बारे में मुझसे कुछ पूछना है ना, प्लीज़ पूछ लीजिएगा। लेकिन मैं आज के एक्सपीरियंस को तो कभी नहीं भूल पाऊँगा। ये लाइफ़ का मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो दोस्तों प्लीज़, अभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, अगर आप सपोर्ट कर पाओ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मेरा ये पहला वीडियो है। मैं अभी अपने बारे में और भी डिटेल्स आपको आपको शेयर करूँगा। ठीक है? तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आपने पूरी स्टोरी को सुना है तो थैंक यू।